ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों और ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ कर हम मुस्कुराते रहे तो हमारे लाइफ से जो है ना, जो कष्ट है अपने आप ही दूर होने लगते हैं। क्योंकि कष्ट को भी डर लगने लगता है कि अगर मैं इसके पास जाऊँगा तो इससे तो कोई असर होता नहीं है, तो क्यों इसके पास जाएं। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और आज की कहानी मेरी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया और उसे जब एहसास हुआ, ठोकर खाया, तब उसे समझ आया कि लाइफ क्या है। उसके बाद उसने फिर से अपनी शुरुआत की और फिर से उसने सब कुछ हासिल कर लिया। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक व्यापारी रहते थे। भरा पूरा उनका परिवार जो था संपन्न था, खुशी से रहते थे। उनके घर कुछ सालों बाद एक लड़के का जन्म होता है। वो और खुश हो जाते हैं कि चलो अब मेरा व्यापार देखने के लिए एक वारिस भी आ गया है जो मेरा व्यापार बहुत अच्छे से देखेगा, आगे बढ़ाएगा। तो ये तो बात सच है कि लड़के के जन्म पर बहुत लोग खुश भी होते हैं, वंश आ जाता है, उन्हें पता है कि मेरा आगे वंश बढ़ रहा है। तो इस कहानी में आज उसी लड़के के बारे में बात करेंगे जिसका जन्म हुआ। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता गया। व्यापारी ने उसे पढ़ाया लिखाया और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उसके अपने पापा के जो उसके पिताजी थे उसके काम में उसकी रुचि भी हो रही थी। तो ये देखकर पिताजी और खुश हो रहे थे कि चलो बिना कहे बिना समझाए मेरा बेटा जो है मेरे साथ हाथ बटाता है और उसके बाद ये शायद अपना काम भी अच्छे से करने लगेगा। मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यही इसका जो काम है, क्या करना है आगे, ये मेरा संभाल लेगा। बच्चा बड़ा हो जाता है, लगभग 20 वर्ष का हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा अपने पापा का जो काम होता है ना संभालने लगता है। 20 वर्ष बाद पिताजी बहुत खुश होते हैं देखकर कि लड़के ने पूरा काम संभाल लिया है, अपने पैर पे खड़ा हो गया है, इसलिए उसकी शादी कर देते हैं। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। कुछ साल बाद वो एक बुरी संगति में पड़ जाता है, यानी कई ऐसे दोस्त उसके बन जाते हैं जो जुआ शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं। अब वो उनके साथ रहकर खुद जुआरी बन जाता है। उसको चैन नहीं आता जब तक वो जुआ ना खेल ले, शराब ना पी ले, उसको चैन नहीं आता। अब उसकी एक आदत बनती जा रही थी जिसकी वजह से पिताजी बहुत उदास रहते थे कि क्या कर रहा है बेटा। जितना कमाता था उसका सब जुआ खेल के चला आता था, जितना कमाता था उसका पीकर चला आता था, शराबी बन गया था। अब पिताजी उसे बहुत समझाते थे, बेटा ये जो हमारी लाइफ है इसमें हम बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं और तुम इसे इस तरह से उड़ाते रहोगे तो एक दिन तुम कंगाल बन जाओगे। बेटे पर अब असर नहीं होने वाला था क्योंकि उसके ऊपर तब नशा चढ़ चुका था जुआ का, जुआरी बन चुका था। तो अब उस पर किसी की बातों का असर नहीं होता था, ना कुछ ऐसे रिश्ते दिखते थे, ना नाते, कुछ भी नहीं, ना उसे ये दिखता था कि आगे जाकर क्या होगा मेरा। बस अपने ही धुन में लगा रहता था। धीरे धीरे उसने घर के सामान भी बेचने शुरू कर दिए। जब पिताजी से पैसे मिलने बंद हो गए तो पिताजी से पैसे मिलने बंद हुए तो उसने क्या किया, घर के सामान बेचकर जुआ खेलने लगा। एक दिन उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे उनकी हालत ऐसे हो जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस लड़के पर अपने पिताजी की मृत्यु का कोई असर नहीं होता। वो एकदम ऐसा बन चुका होता है कि उसको ना रिश्ते की कदर होती है, ना किसी के अपने की कदर है, ना किसी के प्रेम भाव, किसी की कदर नहीं होती। बस उसे इतना ध्यान रहता है कि उससे सिर्फ इतना ध्यान है कि मुझे जुआ खेलना है, शराब पीना है, अपने दोस्तों की याद आती है बस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसका जो काम था और ज़्यादा ठप पड़ने लगा क्योंकि पिताजी सब संभाल लेते थे, लेकिन अब तो पिताजी भी नहीं रहे। अब वो जो अकेला पड़ गया और उसने सोचा कि अब मैं कैसे जुआ खेलूँगा, इसलिए अब वो चल पड़ा अपने थोड़ा थोड़ा बंदोबस्त करने। जो खेत थे उनको बेचना शुरू कर दिया। माँ ने समझाया, बेटा ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो एक दिन हम रास्ते पर आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, यही तो एक सहारा है, अभी भी संभल जाओ, जुआ खेलना बंद कर दो। लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला था। वो चलता रहा, अपना काम करता रहा
अब धीरे धीरे व्यापारी जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे ना, वो उस पर विश्वास करना छोड़ दिए, क्योंकि वो पहले जब व्यापारी का काम करता था तो सब उस पर विश्वास करके कितने सारे पैसे दे देते थे, क्योंकि उसको पता है कि उसके पिताजी भी संभाल लेते थे सब, और सब उसके पिताजी के नाम से ही उसको जानते होते थे, उसके बारे में जानते थे कि अच्छे से सब संभाल लेता है, सब पैसे अच्छे कमा लेता है। लेकिन अभी सबको लगता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसीलिए आधे लोगों ने उसको पैसे देना भी बंद कर दिया। अब उसने खेतें बेच दी, अपनी माँ के जो गहने थे वो भी बेच दिए। माँ को ये खबर मिली कि अब मेरा बेटा पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं हैं। अब वो खेतें बेचना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से माँ को बहुत बुरा आघात पहुँचता है और वो अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन बेटा पर इसकी भी कोई असर नहीं होता कि इस मेरी वजह से मेरे माँ चली गई, मेरे बाप चले गए। उसको तो अपने जुआ शराब इसी चीज़ का याद रहता है। दोस्त जो साथ दे रहे थे वो भी सब छोड़ चुके थे, क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं थे। पैसे थे तब तक सभी दोस्त उसके साथ थे, अभी कोई ना दोस्त था। माँ नहीं रही, पिताजी नहीं रहे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। उसके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय एक घर के। घर में खाने के अनाज नहीं बचे, ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे बचे। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसके ससुर जी को इस बात की खबर मिलती है कि मेरा दामाद का हाल खराब हो चुका है, कंगाल हो चुका है। तो उसे अपने बेटे की याद आती है कि मेरी बेटी किस हालत में होगी। ये पता करने के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेरी बेटी एक फटे पुराने कपड़ों में बैठी चूल्हे के पास बैठी है, लेकिन अनाज नहीं है कि बनाकर खाए क्या। इसके लिए बहुत गुस्सा करते हैं अपने दामाद पर कि मेरी बेटी का इसने क्या हाल कर दिया है, और बिना कुछ सोचे समझे अपने दामाद से बात किए बगैर ही कि उसे ले जाऊं कि नहीं, फैसला ले लेते हैं कि अपनी बेटी को मैं उसके घर ले जाऊंगा, मायके लेकर चला जाऊंगा। और बेटी भी मान जाती है, क्योंकि अब वो भी साथ नहीं देना चाहती है अपने पति का, इसलिए उसे लेकर चले जाते हैं, छोड़ के चली जाती है। शाम को जब सोमनाथ, जो लड़का जिसके बारे में बात करें, जिसका नाम सोमनाथ है, जब घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि घर में तो अब मेरी पत्नी भी नहीं है, वो भी चली गई। आसपास के पड़ोसी बताते हैं कि उसके पिताजी आए थे, उसे लेके चले गए। अब वो और परेशान हो जाता है कि ना मेरी माँ रही, ना दोस्त, ना पिताजी, और एक पत्नी थी वो भी छोड़ के चली गई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब करूँ तो करूँ क्या। उससे तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूँ। लेकिन फिर सोचता है कि मैं तो एक व्यापारी हूँ, चाहूँ तो मैं अच्छा व्यापार कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए कुछ धन की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना मैं ससुर जी से, अपने जो मेरे ससुर जी हैं उनसे कुछ पैसे लेकर और अब से व्यापार शुरू करूँ, अपना लाइफ फिर से शुरू करता हूँ। इस बार वो गलती नहीं करूँगा जुआ शराबी का। और इसी सोच में वो रात को निकल पड़ता है कि अपने ससुर जी से मिलने के लिए। उसी टाइम रास्ते में जाते जाते जब वो अपने ससुराल पहुंचने वाला होता है तो रास्ते में जाते उसे एक कपड़े की दुकान दिखता है। तो सोचने लगता है, अगर मैं इस कपड़े में जाऊंगा ससुराल तो मेरे ससुराल वालों की क्या इज्जत रहेगी। मेरे ससुर जी मुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरा दामाद आया है। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी, मेरे ससुराल के जो लोग होंगे वो कितना मजाक उड़ाएंगे मेरी पत्नी का। तो क्यों ना मैं एक कम से कम अच्छे ढंग के कपड़े पहन के तो जा ही सकता हूँ ना। यह सोचकर वो उसी दुकान, जो कपड़े का दुकान है, उसके पास जाने की सोचता है। तब तक दुकान का जो मालिक है लॉक कर देता है और चला जाता है। तो सोचता है चलो सुबह तो दुकान खुलेगा ही, अब इतनी रात को भी वहाँ जाके क्या करूँगा, ऐसा करता हूँ यहीं पर रात काट लेता हूँ। और जैसे ही सुबह दुकान के जो मालिक आएंगे उनसे मैं अपने ससुर जी का नाम ले लूँगा और उनके नाम पर मैं कुछ कपड़े खरीद लूँगा और पहनकर वहाँ जाऊँगा, कुछ पैसे लेकर आऊँगा तो इनके पैसे चुकते कर दूँगा, बिजनेस शुरू कर लूँगा, अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा। ये सोचकर वो दुकान के पास से जो है बाहर की तरफ लेट जाता है। अचानक उसे एक आहट सुनाई देती है। देखता है कि एक युवक दुकान के पीछे की गली में जा रहा है, उसके पीछे पीछे एक औरत भी जा रही है। उस औरत को देख के वो सोचता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, जाना पहचानी से लग रही है। ये पता करने के लिए कि कौन है, उनके पीछे चल देता है। दूर से खड़ा होकर छुप कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। देखता क्या है कि ये तो और कोई नहीं, मेरी पत्नी है।
लेकिन ये किसी और के इंसान के साथ, वो समझ जाता है कि जा पैसा था तो मेरी पत्नी थी और आज उसने मेरा भी साथ छोड़कर किसी और का साथ स्वीकार कर लिया। मन जो उसका खराब हो जाता है कि मैं ससुराल जा रहा था इसी के लिए और यही मुझे साथ छोड़ चुकी है मेरा, तो अब मैं क्या करूँगा जाकर। फिर भी सोचता है कि आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं, वो सुन लेता हूँ। जाता है, छुप कर सुनता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो बोलती है, अपने जो युवक जो साथ में गई होती है उसके साथ बोलती है कि देखो, शादी के पहले मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी के कारण मैंने उससे शादी कर लिया, लेकिन अब तो मेरे पिताजी खुद ही वापस लेकर चले आए हैं। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ कि जिस राज को जानने के बाद हम लोग को कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी आराम से खाएंगे। तो वो युवक पूछता है क्या? अब ये सुनने के लिए और नज़दीक थोड़ा चल जाता है कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग, किस राज के बारे में। तो पता चलता है, उसकी पत्नी बताती है कि देखो क्या है कि मेरे जो ससुर है ना बहुत धनवानी थे, बहुत सारा धन उन्होंने छुपा छुपा के रखा है, और जो वो घर है ना वो एक लक्ष्मी है। उस घर के चारों कोनों पर एक एक सोने की मोहरों से भरी हुई घड़ा जो ससुर जी ने गड्ढे में खोद के रखा हुआ है। और ये बात उन्होंने अपने बेटे जुआरी को नहीं बताया कि कहीं वो जुआ खेलने के लिए उसको भी खोद कर ख़त्म ना कर दे। ये बात उन्होंने मुझे बताई थी, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं बताई क्योंकि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, और किसी तरह से मेरा पीछा छूट चुका है। अब तुम जब उस घर को खरीद लोगे तो आराम से उस सोने के मोहरे को निकाल लेंगे और फिर शादी करके आराम से पूरी ज़िंदगी ऐश करेंगे। जब ये बात सुनता है अपनी पत्नी के मुंह से तो चौंक जाता है कि मेरे पिताजी की धरोहर और ये लोग ऐश करेंगे, हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माना कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अभी मेरी आंखें खुल चुकी हैं और अपने पिता की धरोहर में किसी के गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा, और ख़ास करके इसकी औरत के हाथ में जिसने मुझे अपना नहीं समझा। उस समय मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मुझे छोड़कर चली आई। माना कि मैंने गलतियां की थी, लेकिन ये मेरा साथ दे सकती थी। अब इस बात के लिए उसने वापस उसी टाइम जो है ना रास्ता बदल दिया और घर के लिए चल पड़ा। अब ससुराल जाने का प्लान छोड़ दिया। घर पहुंचते ही उसने क्या किया, आधी रात को जब घर पहुंचा, 4 बजे का टाइम था, तो उसने क्या किया, चारों कोनों, जो घर के चारों कोन था उसको खोद कर उस सोने की मोहरें निकाल ली और एक दूसरे 4 घड़े लिए जिसमें कोयला भरकर उसको इसी तरह से मिट्टी में दबा दिया, और उस युवक का इंतजार करने लगा जो उसकी पत्नी ने उसे बताया था। अब 2 दिन बाद वही युवक घर आता है उसके और बोलता है कि मुझे एक घर खरीदना है, मुझे पास में व्यापार करना है, और मुझे पता चला है कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आपको घर भी बेचना है, तो पैसे की ज़रूरत है तो आप घर बेच सकते हैं और मैं इस घर में रहकर अपना व्यापार शुरू कर सकता हूँ। अब सोमनाथ उसी आदमी का इंतजार कर रहा था। उसने कहा हाँ, मुझे तो घर बेचना, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, ठीक है आप ये घर ले लीजिए। घर उसके नाम करके जितने पैसे मिलता है और सोने की 4 भरी हुई मोहरें लेकर वो दूसरे नगर की ओर निकल चलता है। दूसरे नगर में जाकर खूब मेहनत करता है, उस पैसे से व्यापार शुरू करता है नया। बहुत कुछ ही दिनों में अपने जो है बिल्डिंग खड़ा कर लेता है व्यापार से, और बहुत अच्छे से वहाँ रहने लगता है। अब वो संभल जाता है, ठोकरें मिल चुकी होती है, खाकर उसे पता चल जाता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमें इसी लाइफ में सिखा देते हैं, हमें उसी कर्म को भोगना पड़ता है। तो इसलिए वो समझ जाता है कि अब मैं आगे से गलती नहीं करूँगा, शराब जुआ ये बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, और ऐसे दोस्त बनाऊंगा जो मेरे अच्छे काम में साथ दे, बुरा मुझे काम ना सिखाएं। बस ये सोचकर वो क्या करता है, अपना काम शुरू कर देता है, कारोबार। इधर जब 10 दिन बाद वो आदमी जो घर लेने के बाद 10 दिन बाद वो उसके गड्ढे खोदता है, तो वहाँ क्या मिलता है उसको, मोहरे घड़े तो मिलते हैं लेकिन कोयले से भरे। इस पर वो उसकी जो सोमनाथ की पत्नी को बहुत धमकाता है, डराता, बोलता है कि तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया, जो पैसे थे उसी पैसे को मैंने देकर घर खरीद लिया, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सोने की मोहरें मिली नहीं, और अब बताओ मैं तो पूरा कंगाल हो गया, इस घर को लेके करूँगा क्या, मेरे पास जो पैसे थे मैंने सारे पैसे दे दिए। इसलिए वो उसकी पत्नी से नाराज होता है, बोलता है आज के बाद
और कहता है कि आज के बाद तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के पैसे इस घर में खर्च कर दिए और मुझे मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। अब इसकी पत्नी उदास होकर चली जाती है और इधर सोमनाथ की लाइफ पूरी सेट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर वो इतने अच्छे कारोबार में सेट हो जाता है कि पूरा अच्छे से अपना कारोबार देखने लगता है, अमीर बन जाता है। तो एक दिन एक सेठ की नज़र उस पर पड़ती है और देखता है कि कुछ दिन में ये लड़का यहाँ आया है दूसरे नगर से और अपना रुतबा इतना बना लिया है, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेता है और उसके पास अपनी बेटी की शादी के लिए प्रस्ताव लेकर जाता है। सोमनाथ इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी शादी भी हो जाती है और अच्छे से रहने लगता है। फिर से उसने कान पकड़ लिए थे कि ऐसे ही औरतों पर विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं जुआरी शराबी बनूँगा। तो ये इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक तो ये कहानी शिक्षा मिलती है कि हमें ठोकरें खाने के बाद लाइफ को जो है ना जीने का मतलब समझ आ जाता है, और दूसरा कि हमें अपने माता पिता जो हमें बताते हैं कि इस काम को गलत है तो हमें समझना चाहिए उनकी बात को कि जो गलत है उसे नहीं करना चाहिए। और तीसरा ये कि जब हम शाम कोई हमारा अपना है और गलती से वो भटक गया है तो फिर वापस आ रहा है तो उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे मौका नहीं दिया बल्कि उसे धोखा दे दिया था। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक देकर जाइएगा ताकि मेरे प्रोत्साहन और बड़े वीडियो बनाने के लिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्ण।